दोस्तों, मेरा नाम फ़रहा मिर्ज़ा है और आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वाजिद हुसैन सिद्दीकी की किताब आंसुओं का उपहार से एक कहानी उपहार। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो बाकी की कहानियों के लिए आप अमेज़ॉन से ये किताब ख़रीद सकते हैं। चलिए अब मैं कहानी शुरू करती हूँ। आमिर अपने लहराते भूरे बालों, सुंदर चेहरे मोहरे और ग्रे आँखों के साथ आश्चर्यजनक रूप से आकर्षक था। आज़ादी से पहले उसके दादा का हाजी एंड सन्स नाम से सिविल लाइन में फर्नीचर का शोरूम था। वहाँ अंग्रेज़ अफसर और उच्च वर्गीय लोग फर्नीचर खरीदने आते थे। हाजी जी शहर के अमीरों में गिने जाते थे। कैंट में एक फ़ौजियों का अस्पताल था जिसमें इक्का दुक्का अमीर सिविलियंस को भी सिफारिश के बाद भर्ती कर लेते थे। अंग्रेज़ों के शासनकाल में अस्पताल के फर्नीचर की सप्लाई मेरे दादा की फर्म से होती थी। आज़ादी के बाद भी अस्पताल ने हमारी फर्म से ख़रीदारी जारी रखी, इसलिए मेरा वहाँ अक्सर जाना होता था। एक दिन मैंने अस्पताल में एक सुंदर और सुनहरे बालों वाली लड़की को देखा, जिसे रोगी और स्टाफ सभी प्यार करते थे। जैसे ही मरीज़ उसकी आहट सुनते बिस्तर से उठ जाते और अपने हाथ इस तरह फैलाते जैसे कोई बच्चा अपनी माँ को देखकर हाथ बढ़ाता है। वे कहते, शबनम यहाँ आओ। यहाँ तक कि चिड़चिड़े लोग भी उसके चेहरे और मृदुल मुस्कान के आगे नतमस्तक हो जाते और वह जो कुछ करने को कहती करने को तैयार हो जाते। इस मुस्कान के अलावा उसकी नीली आंखें इतनी सुंदर थीं कि एक बार मैंने खुद से पूछा, इनमें ऐसा क्या है? क्योंकि जिस क्षण मेरी उससे मुलाकात हुई, मैं भी उसके आकर्षण की गिरफ्त में आ गया। मेरे पूछने पर उसने कहा, हाथ में फ्रैक्चर हो गया था इसलिए भर्ती हुई हूँ। मैंने कहा, मैं तुम्हें फ़ौजियों की तीमारदारी करता देख नर्स समझता था। उसने कहा, सिपाही हमारे वतन के लिए जो कुर्बानी देते हैं उसका कोई बदला नहीं है। फिर भी मैं इनसे हंस बोलकर इनका अकेलापन दूर करने की कोशिश करती हूँ। मैंने कहा, आप बड़ा नेक काम करती हैं, और वह हंस पड़ी। घर लौटने के बाद मैं उसके ख्यालों में खोया रहा। रात को नींद भी उचटती हुई आई। मुझे डर सता रहा था कि कहीं सवेरे उसको डिस्चार्ज कर दिया तो ज़िंदगी भर मलाल रहेगा। और सवेरे मैंने मोटरसाइकिल अस्पताल की ओर दौड़ा दी। मैंने ठीक ही सोचा था, उसकी छुट्टी हो चुकी थी, लेकिन वह गेट पर खड़ी मेरा इंतज़ार कर रही थी। मुझे देखते ही उसका चेहरा खिल उठा। कहने लगी, आप सोचते होंगे शबनम कितनी मगरूर है, बग़ैर बतलाए चली गई। मैंने उसे शायराना अंदाज में जवाब दिया, ऐसा तो नहीं सोचा था, लेकिन अगर तुम चली जाती तो ज़िंदगी में सिर्फ ताल रह जाती, लय ख़त्म हो जाती। उसने कहा, ऐसा क्या है मुझ में? हमारी तो कुछ ही लम्हों की मुलाकात है। मैंने भावुक होकर कहा, जाने क्यों लगता है जन्म जन्मांतर का साथ है। उसने मेरी आंखों में झांका, फिर कहा, अब्बू आते होंगे, चलो हम अस्पताल और दुनिया को भुलाकर कुछ और बातें करें। और वह मुझे बाग में ले गई। उससे बातें करते वक्त का पता ही नहीं चला। तभी उसके अब्बू सामने से आते दिखाई दिए। वे सौदागर थे, समझ गए मुझे उनकी बेटी से प्यार हो गया है और उनकी बेटी को मुझसे। मैंने उन्हें अपना परिचय दिया। मैं हाजी जी फर्नीचर वालों का पौत्र हूँ। फर्नीचर सप्लाई के लिए यहाँ आता हूँ। दादा का नाम सुनते ही उनकी बाछें खिल गईं। बड़ी मछली बिना चारा लगाए जाल में फंस गई थी और उन्होंने मुझे घर आने की दावत दे दी। अगली शाम मैं उनके घर गया। बातचीत में पता चला शबनम की माँ का इंतकाल कई साल पहले हो चुका था। मेरे लिए खाना उसने अपने हाथों से बनाया था। खाना खाने के बाद मैंने शबनम से कहा, मुझे लगता था जनाब को बातें बनाने की महारत हासिल है। आप तो खाना भी लजीज बनाती हैं। उसने कहा, इंसान के जज्बात की कदर करना कोई आपसे सीखे। फिर मैंने शबनम के अब्बू से अपने दिल की बात कही। उन्हें मैं पसंद तो बहुत था, लेकिन वह हमारी सगाई का नाम तक सुनने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा, मेरे बच्चे, मेरे पास तब आना जब तुम्हारे पास 10,000 रुपये महर के हों, फिर सोचेंगे। मुझे खामोश देखकर शबनम मेरी मजबूरी समझ गई थी। उसके आंसू निकल आए। चलते समय उसने मुझे एक रुमाल दिया जिस पर मेरा नाम कढ़ा हुआ था। वह दरवाजे पर खड़ी रही जब तक मैं उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। बेकार है आपका आकर्षक होना अगर आप अमीर नहीं हैं।
आपके आकर्षक से अच्छी है आपकी स्थायी आय। आधुनिक जीवन के कुछ महान सत्य हैं जिसे मैंने अनुभव नहीं किया था। बेचारा आमिर क्या करता, उसने शोरूम गिरवी रख दिया, शबनम के अब्बा को मेहर की रकम अदा कर दी और निकाह करके शबनम को घर ले आया। हमारी शादी के बाद का समय बहुत अच्छा था, लेकिन शबनम की आंखों में एक काली छाया थी जो कभी कभार उस बादल की तरह गहरी हो जाती जो फूटना चाहता हो। एक बार मैंने उससे उसकी उदासी का कारण पूछा। उसने बिना उत्तर दिए अपनी आंखें मुझ पर टिका दी। मैंने प्रश्न दोहराया। उसने मेरे गले में बाहें डालते हुए कहा, मैं जब भी आपसे शोरूम जाने की बात करती हूँ, आप जाने का वादा करते हैं और हर बार किसी बहाने टाल जाते हैं। मेहरबानी करके आप शोरूम जाया करें। मैंने कहा, इस राज को छुपाने की कसम खाई थी। तुम्हारी उदासी देखकर राज से पर्दा हटाना पड़ेगा। मैंने तुम्हारे अब्बू से कहा था, मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ, आप निकाह करने की इजाज़त दे दीजिए। उन्होंने कहा, मेरे बच्चे, मेरे पास तब आना जब तुम्हारे पास 10,000 मेहर के हों, फिर सोचेंगे। हालांकि मेरी दादा की गिनती शहर के धनी लोगों में थी, परंतु उत्तराधिकार में मुझे एक शोरूम और कुछ नकदी ही मिली थी। मैं गमगीन हो गया। 10,000 रुपये मेहर के अदा करने की पोजीशन में नहीं था, तो मैंने शोरूम गिरवी रख दिया। अब मैं खाली हाथ हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। एक मुस्कुराहट उसके उदास चेहरे पर फैल गई और उसने कहा, आपने मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी और जिक्र भी नहीं किया। अब्बू ने रिवायत के नाम पर अपनी बेटी का सौदा किया। कैसे बाप हैं वह, छी। मैंने सूदखोर का रुपया मैं सूद के लौटा दिया, फिर भी उसने शोरूम नहीं लौटाया। अब वह सूद दर सूद देने को कहता था। एक दिन मैंने उससे कुछ सख्ती से शोरूम वापस करने को कहा तो गुंडागर्दी करने लगा। मैं उसके गुंडों से बचकर भागता हुआ एक रिक्शे में चढ़ गया और रिक्शे वाले से तेज़ चलने को बोला। कुछ दूर चलने के बाद रिक्शा वाला हाँफने लगा और उसके शरीर से पसीना चूहने लगा। मैंने उससे कहा, कुछ देर सुस्ता लो। वह गद्दी पर टिक गया, एक हाथ से हैंडल पकड़ लिया था और दूसरी हाथ से पसीना पोंछने लगा। कुछ देर बाद वह फिर उचक्कर पैडल मारने लगा। उसकी पीड़ा देख मुझे उस पर दया आ गई। मैं रिक्शा से उतर गया और मैंने अपनी जेब टटोली। मुझे अपनी जेब में 1 रुपया और कुछ सिक्के मिले। बेचारा, मैंने मन ही मन सोचा, उसे इनकी ज़रूरत मुझसे ज़्यादा है, पर इसका मतलब है कि अगले 15 दिन तक मुझे बिना रिक्शा के पैदल चलना होगा। मैंने रिक्शा वाले के हाथ में वह रुपया सरका दिया। रिक्शा वाला चौंक उठा और उसने मुरझाए चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कुराहट दौड़ा दी। उसने कहा, श्रीमान धन्यवाद। अचानक लैंप पोस्ट की रोशनी में मैंने उसको पहचान लिया। लड़खड़ाती ज़ुबान से कहा, छोटे कुंवर, आप अपने दादा के साथ मोटर गाड़ी से हमारे शोरूम पर फर्नीचर ख़रीदने आते थे। ऐसा क्या हो गया जो आपको रिक्शा चलाना पड़ रहा है? उसने रूंगे गले से कहा, ज़मींदारी निकल जाने के बाद आमदनी ना के बराबर रह गई। खर्च की आदत नहीं जाती। हवेली को छोड़कर सभी कुछ गिरवी रखा हुआ है। मैंने दरोगा की परीक्षा पास कर ली है। इंटरव्यू के खर्च के लिए रिक्शा चला रहा हूँ। आपके दिए पैसे से इंटरव्यू का खर्च निकल जाएगा। किसी को भी ये सब पता नहीं है। आपने इस बारे में बता दिया तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह जाऊंगा। मैंने उससे कहा, मैं क्या किसी को बतलाऊंगा, मेरी हालत आपसे भी बदतर है। निकाह के खर्च के लिए शोरूम सूदखोर के पास गिरवी रख दिया था। उसका रुपया मैं सूद के लौटा दिया। अब वह सूद दर सूद देने को कहता है। आज मैंने उससे शोरूम वापस करने को कहा तो उसने मेरे पीछे गुंडे लगा दिए। मैं उनसे डरकर भागकर आपकी रिक्शा में आकर बैठा था। छोटे कुंवर ने भावुक होकर कहा, फिर भी आपने मुझे 1 रुपया दे दिया। आप मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। मैंने उससे कहा, मुझे भी तुमसे बहुत ऊर्जा मिली। फिर उसने ज़मींदारों वाले लहजे में कहा, दरोगा बन गया तो सारी गुंडागर्दी निकाल दूंगा। आप चिंता ना करें, शोरूम उसका बाप भी वापस करेगा। घर का दरवाज़ा खुला था। घर में शबनम को बिस्तर पर ना देखकर चिंतित हो गया। तभी स्टोर में से दिए की धीमी रोशनी आते देख तेज़ कदमों से वहाँ गया। सिलाई मशीन और फैले हुए सिले अनसिले कपड़े देखकर समझ गया, छोटे कुंवर की तरह मेरी पत्नी भी सिलाई करके घर के खर्च को चलाने की कोशिश कर रही है। उसे लगा उसकी चोरी पकड़ी गई। इस अंदाज में वह कपड़े समेटते हुए उठी और कहा,
मैं खाना लगाती हूँ, तब तक आप मुँह हाथ धो लीजिए। मैंने उसका ये रूप देखा तो भावुक होकर कहा, मैं तुम पर घर की तंगी की झुंझलाहट उतारता था। तुमने लाख समझाया, पर मैंने मेहनत करने में बेइज्जती समझी और अपना रवैया नहीं बदला। मैं तुमसे सारी कमियों और गलतियों की माफ़ी मांगता हूँ। इतना कहकर मैंने उसका हाथ थाम लिया। उसने काफ़ी समय बाद फिर मुझे उस वक्त की निगाहों से देखा जब उसने मुझे जान से भी ज़्यादा चाहा था। तभी उसकी आंखों से बेखास्ता आंसू बहने लगे। मुझे अब कोई भी काम करने में शर्म नहीं आती थी। मैंने शबनम को बुटीक खुलवा दिया और व्यापार करने लगा। एक खुशहाल जीवन के लिए जो कुछ चाहिए मेरे पास था। कुछ दिनों बाद एक सिपाही आया। उसने सिर झुकाकर मुझसे कहा, मैं आपको एक खुशखबरी दे रहा हूँ। कुंवर साहब के पौत्र दरोगा बन गए हैं। उन्होंने मुझे आपको ये पत्र देने का काम सौंपा है। और उसने एक मोहर बंद लिफाफा मेरी ओर बढ़ा दिया। लिफाफे के बाहर लिखा था, छोटे भाई की ओर से बड़े भाई का उपहार, और भीतर थी शोरूम की चाबी।